हाँ बताइए। A5 शायद मैंने मना किया था आप लोगों को। तो C6 क्या था शायद लगा। अच्छा नहीं A5 नहीं, अभी A5 नहीं। हाँ 3 कौन सा? A4 A3 A4 A3 B3 B3 C2 C2 C5 5 C5 C4 का A C4 का A C6 C6 B6 B4 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 E2 E2 भी दिया था। नहीं सर, E2 या B2 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 हाँ ठीक है, पार्ट 2 में है। सर A3 सर A3 का पार्ट CD पार्ट 2 हाँ पूरा A3 नेक्स्ट B2 B4 B2 B4 और A2 A2 पार्ट 2 का ही है सारा। C4 C4 C6 C6 C7 C7 हाँ C7 ना सर B2 B2 हेलो B2 तो हो गया। अगर B2 है E2 तो अभी कहाँ करेंगे। B2 हो गया। और बताओ ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर A3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर A3 एक्सरसाइज 1 का है ना। हमें दिया टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स with different distances between the plates are connected in parallel to voltage source. A point positive charge Q is moved from point 1 to that is exactly in the middle between the plates of capacitor C1 to a point 2 which lie in capacitor C2 that lies at a distance from the negative plate of C2 equal to half the distance between the plates of C1. तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, तो ये भी कह रहा है कि इज एनी वर्क डन इन द प्रोसेस, इफ यस कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फील्ड इफ पोटेंशियल एट 1 और 2, अपने को ऐसा दिया है। देखो कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ जीरो ही है, क्योंकि इसने यहाँ से उठा के वहां रखा हुआ है। तो सिंपल ही है, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये मिड पॉइंट से लेके जा रहा है, और यहाँ ये कैपेसिटर अपने को दिया हुआ है। तो इसने भी दिया हुआ है कि यहाँ का पॉइंट 1 जो है उसका पोटेंशियल V1 है, और जो पॉइंट 2 है उसका पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है, तो क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाएंगे एक तरह से, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द, अच्छा वर्क डन बाय द फील्ड यानी WC इक्वल टू क्या होता है माइनस DU, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल कितना हो गया, यानी ये हो जाएगा Q इंटू V1 है ना, माइनस Q इंटू V2। ये वर्क पूछ रहा है।
ओके, तो ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, A4, the lower plate of parallel plate capacitor is supported on a rigid rod। यानी अभी क्या हो रहा है यहाँ, दरअसल ये बैलेंस है, यानी फिजिकल बैलेंस है यहाँ, और ये बैलेंस भी है, यानी इक्विलिब्रियम पर है, और ये प्लेट है, यानी इसका मतलब है कि ये प्लेट का मास और इधर जो भी वेट रखा है ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। अभी इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया प्लेट्स को, तो ये प्लेट है यहाँ और इसको अर्थ किया हुआ है, सॉरी अर्थ नहीं मतलब फिक्स किया हुआ है, रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है, ऐसा नहीं कि अर्थ किया है। The upper plate is suspended from one end of a balance. The two plates are joined together by thin wire and subsequently disconnected the balance. The balance is then counterposed. Now a voltage is applied between the plates. The distance between the plates is D and the area of plate दिया हुआ है। The find out the additional mass placed to maintain balance. अब इसको बैलेंस ही रखना है, तो इसको चार्ज दे दिया मान लो, तो ये दोनों प्लेट क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इस पर क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V इसने दिया हुआ है 5, इसको V0 लेता हूँ, 5000 वोल्ट है। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है, तो क्या बताया था मैंने आपको, फोर्स Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर, है ना। प्लेट मान लो ये प्लेट 1 है, प्लेट 1 पे प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, इनटू Q करेंगे, ये फोर्स है। और आप देख रहे हो कि पहले इसका मास, प्लेट का मास है ना, इस प्लेट का मास और यहाँ जो मास था वो बैलेंस हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि एडिशनल मास अगर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ, तो वो एडिशनल मास जो होगा वो mg किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए Q स्क्वायर बाई, यानी इस फोर्स के इक्वल आना चाहिए, 2A एप्सिलॉन नॉट के। ओके, तो D अपने को दिया हुआ है, A अपने को दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि C इंटू V0 इक्वल टू क्या हो गया, Q, तो यहाँ से अपने को Q मिल जाएगा। C आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D करेंगे, क्योंकि इसमें एरिया A ले रहा है, S की जगह, इंटू V0 इक्वल टू Q, तो रख दो, आ जाएगा। तो ये आंसर है, ठीक है। एक मिनट, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एडिशनल मास है ना उसको है ना बैलेंस करने के लिए यूज करना पड़ेगा अपने को। A3 A4, नेक्स्ट हमारे पास में B2। थ्री अनचार्ज कैपेसिटर्स, हमें 3 अनचार्ज कैपेसिटर दिए हुए हैं यहाँ। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट D, ये पॉइंट O है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, सबके कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। 3 uncharged capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected as shown in the figure. The potential of point A, B and D are: A का potential 10 volt, B का potential 25 volt and D का potential 20 volt. Determine the potential of point O, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए VO। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो नोडल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट था वो यूज करेंगे एक तरह से, या ये भी कह सकता हूँ KCL यूज करेंगे। तो यहाँ से चार्ज जा रहा है ना, तो मैंने मान लिया यहाँ से Q3 चार्ज जा रहा है, यहाँ से Q1 चार्ज जा रहा है, यहाँ से Q2 चार्ज आ रहा है। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए इस पॉइंट पर, 0, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। तो Q1 को कैसे लिखते हैं हम लोग, Q1 लिखेंगे दरअसल 20 माइनस V0 इंटू C3 प्लस ये दरअसल Q3 हुआ है ना। Q2 को कैसे लिखोगे आप, 25 माइनस V0
इंटू C2 हुआ, ये Q2 हो गया। और Q1 को कैसे लिखोगे आप? 10 माइनस V0 इंटू C1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, V0 मिल जाएगा आपको, बाकी सब गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में B3। अब B3 में यहाँ भी जैसे क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो मैंने आपको वैसे भी बताया था नोडल एनालिसिस, वो यहाँ भी वैलिड ही है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, A और B के बीच में अपने को फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप किरचॉफ से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर एक बार किरचॉफ से करके बताइएगा ना। हाँ, किरचॉफ से बता दूँ, दोनों से बता दूँ कि किरचॉफ से बताना है? सर किरचॉफ से। किरचॉफ से बताना है। देखो कैसे करेंगे, चलो पहले किरचॉफ से कर लेते हैं। ये हमारे पास में ये माइनस, ये प्लस, ये 10 वोल्ट है, और ये हमारे पास में 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है। ये 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ ये बैटरी है जिसका वोल्टेज अपने को दिया हुआ है। ये प्लस है, माइनस, ये 20 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ अगर आप जाओगे तो ये 30 वोल्ट है, माइनस, ये प्लस है। तो ये हमारे पास में 10 माइक्रोफैरड है। हमें इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमें A और B के बीच में, यानी VA माइनस VB अपने को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मैंने मान लिया कोई भी एक बैटरी को आप चूज कर सकते हो। मैंने मान लिया कि ये बैटरी, मान लो चार्ज, ये वाली बैटरी को ले लिया मैंने, इसने मान लो Q चार्ज दिया। तो ये Q चार्ज यहाँ से होता हुआ इसमें मैंने मान लिया कि Q1 चार्ज गया, और इसमें कितना जाएगा फिर Q माइनस Q1, यानी इसको Q2 ले लो या तो यहाँ कितना जाएगा Q2 माइनस Q2, यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1, और यहाँ प्लस Q या माइनस Q। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, 2 इक्वेशन और चाहिए अपने को, तो एक लूप तो ये बना लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, -30 प्लस Q/10 माइक्रो प्लस 20 प्लस Q1/4 माइक्रो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दूसरा, आप चाहो तो ये वाला लूप बना लो, ये वाला लूप बना लो, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो आपको यहाँ से, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ 10 वोल्ट से। तो 10 वोल्ट से स्टार्ट करूँगा तो क्या लिखूंगा, +10, फिर मैं आया यहाँ से घूमता हुआ किधर आया, मतलब ये सॉरी ये साइन नहीं बता सकता मैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो मैं ऐसे घूमता हुआ आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ से फिर मैं इधर गया, फिर इधर गया। तो यहाँ लिखूंगा -Q1/4 माइक्रो -20, फिर वहाँ लिखूंगा Q2/6 माइक्रो इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना में आता ही है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा, तो अभी Q1 के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं तो अपनी आने के बाद, अब Q1 नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस आपको यहाँ ऐसे रख देना है। VA माइनस VB निकालना है, तो क्या लिखोगे, -Q1/4 माइक्रो -20। अब अगर Q1 नेगेटिव आएगा तब भी वैसे रख देना है, वो अपने आप नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर Q1 पॉजिटिव आया तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख देना। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि किरचॉफ से कैसे करना है? हाँ सर। है ना। अब बिना किरचॉफ के कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। ये हमारे पास में दिया हुआ है, ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है। और यहाँ भी एक कैपेसिटर दिया है। ये माइनस, ये प्लस, ये 10 वोल्ट है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये B और ये A,
ये 4 माइक्रोफेरेड है, माइनस से प्लस, ये 20 वोल्ट है, और ये 10 माइक्रोफेरेड है, और ये माइनस प्लस ये 30 वोल्ट है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं कि किसी को भी जीरो बना लो आप, जिसको भी बनाना चाहो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको जीरो बना लेता हूँ। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये मैंने है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में 30 वोल्ट। और अगर ये 30 वोल्ट है तो ये कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट माइनस 0 करते हैं। अब क्या करेंगे, कहाँ फंस गए हम लोग, तो फंस तो कहाँ गए हम लोग, तो यहाँ मान लेते हैं, इसको क्या मान लूँ मैं, x मान लूँ, यानी अगर ये x वोल्ट है तो फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि x माइनस वो करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 20। हरी बात समझ, क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 20, क्यों, क्योंकि x माइनस 20 करूंगा ना मैं तो प्लस 20 मिल जाएगा मुझे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो ये मिल गया मुझे। तो क्या करते हैं, जंक्शन पॉइंट ये बना लेते हैं बी वाले को। इधर से एक चार्ज आ रहा है, मान लेते हैं Q1, इधर से चार्ज आ रहा है, मान लेते हैं Q2, इधर से चार्ज आ रहा है, मान लेते हैं Q3। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Q1 किसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 10 माइनस एक्स इंटू 6 माइक्रो, प्लस Q2 किसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 4 माइक्रो, यानी 0 माइनस x माइनस 20 इंटू 4 माइक्रो, है ना, प्लस फिर यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यानी 10 माइक्रोफेरेड के करस्पॉन्डिंग, तो 30 माइनस एक्स 10 माइक्रो इक्वल टू 0। एक ही अननोन है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर वापस से ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे अभी इस केस के लिए, तो वी ए माइनस बी बी, तो आपने चार्ज ऐसे लेकर आए ना, तो यहाँ क्या लिखोगे फिर आप, प्लस Q2 माइनस Q2, तो यहाँ लिखोगे फिर Q2 बाई 4 माइक्रो माइनस 20। अब Q2 की वैल्यू जो भी आएगी एज इट इज रख देना है विथ साइन, वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। ओके, तो इस तरह से करेंगे। ये B3 हो गया, B4 भी बताना है, B2 क्या नाम है, B3 B4। भाई किसी को डाउट नहीं ना, नहीं सर। B4 in a circuit shown in the figure, find the potential difference between the left and right plates of each capacitor। यानी हमारे पास में ऐसा दिया है, ये C1 है, और यहाँ भी ये दिया हुआ है अपने को, तो ये माइनस ये प्लस, ये E1 है, ये माइनस है प्लस, ये E2 है, ये C2 है। अब ये कह रहा है इन द सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। ओके, तो हमें E1 E2 क्या दिया है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप E1 को बड़ा मान लो, E2 को बड़ा मान लो, कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, कोई तो एक को तो बड़ा मानेंगे, तो मैंने मान लिया कि E1 मान लो E2 से बड़ा है ना। इफ E1 ग्रेटर देन E2 है तो इसमें मान लो इसने चार्ज दिया Q, तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस Q माइनस Q, फिर यहाँ प्लस Q माइनस Q, ये लूप बना लेंगे। और ये C1 है तो इसके अक्रॉस, यानी ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं। तो यहाँ VA माइनस VB क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई C1, और VC माइनस VD क्या लिखेंगे, Q बाई C2, और लूप बना लेते हैं। तो माइनस E1 प्लस Q बाई C2, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, फिर प्लस E2 प्लस Q बाई C1 इक्वल टू 0, यानी Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू E1 माइनस E2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में Q आ जाएगा, Q को एज इट इज यहाँ रख देंगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस
मिल जाएगा उसी हिसाब से, कोई वो नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में C2। If you have several 2 microfarad capacitors each capable of withstanding 200 volts without breakdown, यानी इसका मतलब है कि ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है हमारे पास में, ये मैक्सिमम इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा सकते हैं, 200 वोल्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम। हाउ वुड यू असेंबल अ कॉम्बिनेशन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स and of given equivalent capacitance which capable of withstanding 1000 volts। तो 1000 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पे कितना जाना चाहिए, 200 वोल्ट। तो यानी सीरीज में, अगर आप सीरीज में जाते हो तो आप कितना लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5 लगा सकते हो। इन दोनों के बीच में ये कितना हो गया, 1000 वोल्ट आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि ये मिनिमम की बात कर रहा, तो मिनिमम तो ये हुआ है ना, मिनिमम तो ये हो जाएगा। तो कितना हो गया इसमें, सबका कैपेसिटेंस सी, ओके। तो क्या हो जाएगा C/5, ये C इक्विवेलेंट आ गया। तो कितना है 2/5 माइक्रोफेरेड, यानी आ जाएगा 0.4 माइक्रोफेरेड। एक आंसर तो ये आ गया, जो कि ये क्या है, C मिनिमम है ना। तो अब ये कह रहा है कि C मिनिमम के लिए फिर क्या कह रहा है, गड़बड़ है क्या, हैविंग मिनिमम, अच्छा मिनिमम, अच्छा ओके। आप ये क्या कहना, हाउ में वुड यू असेंबल अ कॉम्बिनेशन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एंड ऑफ गिवन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग 1000 वोल्ट्स। अच्छा, दो केस दिए जिसमें 0.4 मिले। तो पहला आंसर तो ये आ गया कि नंबर ऑफ कितने होने चाहिए, कैपेसिटर्स 5 होने चाहिए। किस में होना चाहिए, सीरीज में। तो एक आंसर तो ये आ गया। फिर ये कह रहा 1.2 माइक्रोफेरेड, यानी 1.2 का मतलब ये हुआ कितना होना चाहिए, अब इसमें ये होना चाहिए हमारे पास में 15 होनी चाहिए। दूसरे वाले पार्ट के लिए जाओगे तो क्यों, क्योंकि 0.4 कितना देगा आपको, 1.2 दे रहा है ना, इसका मतलब 15 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो यानी 3 रोज होना चाहिए। तो ये अपने को इक्विवेलेंट मिनिमम के लिए बात करा, जब इसका इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा पूरे का, 1.2 माइक्रोफेरेड। क्यों, क्योंकि इसका कितना मिलेगा 0.4 माइक्रोफेरेड, इसका कितना मिलेगा 0.4 माइक्रोफेरेड, इसका कितना मिलेगा 0.4 माइक्रोफेरेड, सबका ऐड करेंगे पैरेलल में, ये आ जाएगा। तो 15 होनी चाहिए, ठीक है। C2 हो गया, C4 का A। Take the potential of the point B as shown in the figure B 100 volt। यानी हमारे पास में सर्किट दिया है, ये कैपेसिटेंस यहाँ है और दूसरी कैपेसिटेंस यहाँ है, तीसरी कैपेसिटेंस यहाँ है और चौथी कैपेसिटेंस यहाँ है। तो माइनस, ये प्लस, ये 200 वोल्ट, ये A, ये B, ये 60 माइक्रोफेरेड, ये 30 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट हमारे पास में C, ये पॉइंट हमारे पास में D। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 40 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब C और D का पोटेंशियल तो यहाँ सेम है, जीरो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, है ना। ये 20 माइक्रोफेरेड जो C का है वही D का भी है यहाँ तो, क्योंकि अगर मिलाएंगे देखो ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, उसी को ब्रेक किया एक तरह से। क्या कह रहा है लेकिन अपने को, ये फाइंड द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट C एंड D।
लेकिन ये कह रहा है सी और डी का बताओ। तो ये कह रहा है कि बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब ये 100 वोल्ट है। अगर ये 100 वोल्ट है इसका मतलब ये 300 वोल्ट है, तो ये 100 वोल्ट है। तो ये यहाँ भी कितना हो गया, यानी यहाँ भी 100 वोल्ट होगा, यहाँ भी 100 वोल्ट होगा, और यहाँ 300 वोल्ट है, यहाँ भी 300 वोल्ट है। ओके, तो क्या करो, यहाँ से चार्ज आया और यहाँ से चार्ज आया, इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सी और डी का तो मुझे दिख रहा है सेम ही है। इधर से चार्ज आया Q1, इधर से चार्ज आया Q2, और ये मिला के इस जंक्शन पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0, यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q1 क्या लिखोगे आप, अच्छा ये मालूम है मुझे, इसको मान लेते हैं x से मान लो, तो 300 माइनस एक्स इंटू 60 माइक्रोफेरेड प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 30 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू निकालो, वही पूछ रहा था वो, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू जो भी होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसने कहा कि हाँ बोलो। सर मुझे A4 में एक डाउट था। A4 में इसी का ना? हाँ सर, पार्ट 1 का। हाँ बोलो, A4 में क्या डाउट है? सर मतलब मैंने V इक्वल टू ED से E निकाला और फिर E को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट किया, और उससे मुझे Q नहीं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यों करोगे? उस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूसरी प्लेट का हो, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ ना। हाँ सर। हाँ, तो अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो प्लेट्स के बीच में, तो एक नहीं सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से ही किया इक्वेट। हाँ ठीक है, तो फिर उससे मुझे Q आया, इनटू Q कर देंगे। हाँ, और उसके बाद F इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2AE एप्सिलॉन नॉट में Q का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पर फिर मुझे आंसर मैच नहीं हो रहा है मेरा। आप तो पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे तो वही समझ नहीं आ रहा है। अब सीधा सीधा है ना, देखो आपने जो किया कि Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Q इक्वल टू ये E F आ गया। हाँ सर, है ना, और आपने जो किया वहां E इंटू डी इक्वल टू V किया हुआ है, और हाँ इसी सर। को आप कह रहे हो कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इक्वल टू V नॉट किया हुआ है। हाँ सर, यहाँ Q से बाय आपने क्यों निकाले? हाँ तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये देखो ना, ये क्या है, हाँ ये सर, Q आया है। बाई C इक्वल टू V नॉट है ना, ये देखो ना, आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? गलत कहाँ है? आप फिर से कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है। सर मैंने वो फोर्स सर। को टेंशन के साथ इक्वेट कर दिया ना, फिर Q इक्वल टू CV कर दिया, फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल के आगे आंसर। हाँ आ जाएगा, उसमें क्या है। ये फोर्स दरअसल बैलेंस कर रहा है, वो mg के इक्वल हो जा रहा है उधर। टॉर्क ले लो, उसके बाद तो आ जाएगा, और पहले वाला बैलेंस हो ही जाएगा। पहले प्लेट का मास और दूसरे वाला तो उसका दोनों का मास सेम मान के तो कट ही जा रहा है ना, ये आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ये होगा। आप कैलकुलेशन देखो फिर से, C3 C5, हाँ Consider the situation shown in the figure. The switch S is open for a long time and then closed and again steady state reached. देखो हो क्या रहा है यहाँ, ये कैपेसिटर है, ये 2C, ये C, ये 2C, तो ये A, ये B और ये S है, और यहाँ ये माइनस, ये प्लस, और इसका EMF E दिया हुआ है, ये 2C सब दिया हुआ है, ठीक है। Consider the situation shown in the figure. The switch S is open for a long time then closed. तो पहले तो अभी इसी सिचुएशन में बात कर लेते हैं। यहाँ से Q चार्ज गया, तो इस पर प्लस Q,
माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस क्यू बाई सी, है ना, मैं ये लूप ले रहा हूँ इसमें, प्लस क्यू बाई टू सी प्लस क्यू बाई टू सी इक्वल टू 0। ये हो गया। E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई सी, यानी 2Q बाई सी, यानी Q इक्वल टू आ गया CE बाई 2। ये चार्ज होगा हर एक प्लेट पर, मतलब हर एक कैपेसिटर पर। अब ये कह रहा है कि द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज्ड एंड अगेन स्टेडी स्टेट रीच्ड, यानी अब ऐसा कर दिया इसने। तो ये हमारे पास में क्या है, सी है, सॉरी 2C है, ये 2C है, ये भी 2C है, और ये C है ना। तो फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। तुम्हें बताना है कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया। अब ध्यान से समझिएगा, देखो पहले इस पे चार्ज क्या था, Q या माइनस Q, यहाँ प्लस Q या माइनस Q, यहाँ प्लस Q या माइनस Q। मैंने आपको, आप देखो ये पूरा आइसोलेटेड सर्किट हो गया, देखो ये वाला, और यहाँ देखो आप एक प्लेट पर ध्यान से देखो, इस पर प्लस Q और ये माइनस Q। तो यहाँ क्या होगा, ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्या हम लोगों ने, redistribution of charges between the capacitors। नहीं सर। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया क्या मैंने, एक मिनट रुको। कैपेसिटर्स के बीच में चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला वो पढ़ाया नहीं? नहीं सर। नहीं सर। चलो फिर तो वो पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर आएंगे इस पॉइंट पर। तो छोड़ो इसको, तो यही इस क्वेश्चन देखते हैं, अभी आगे का देखते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता होगा फिर तो मैंने आपको कि, अच्छा जो लास्ट क्लास में, लास्ट में क्या पढ़ा के छोड़ा था मैंने, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, बस इतना ही हुआ था लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में जो हीट डिसिपेशन इन आरसी सर्किट, वो आता, और कुछ नहीं होता ना। छोड़ो यार फिर तो, मेरे को आज आगे का बात करते हैं ना। तो डिसिपेशन हो गया था हमारा कैपेसिटर के अंदर, उसको लेते हैं बाद में। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैं जनरली क्वेश्चन देता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ना कहीं फिर बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन दी कैपेसिटर्स, ठीक है। तो पहला केस है इसमें कि one capacitor is charged and another capacitor is uncharged, है ना। तो पहला ये है कि एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है और इनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, आर कनेक्टेड। तो अब इस केस में क्या होगा, मान लो जैसे कि कैपेसिटर है C1, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी यानी V0 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया हुआ है। इस पर चार्ज है Q0 और यहाँ माइनस Q0 है। तो Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V0 है हमारे पास में। अब एक बात और याद रखना है कि जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर चार्ज है तो वो ये जरूर बताएगा कि कौन सी प्लेट पर पॉजिटिव और कौन सी प्लेट पर नेगेटिव है। अगर ये नहीं बताता है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। वो ये बोल रहा है कि चार्ज है लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, वो यानी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लेट्स पे चार्ज बताना जरूरी है। और दूसरा जो कैपेसिटर यहाँ लिया जा रहा है वो अनचार्ज है, ये C2 है। तो ये A, ये B, ये C और ये D। अब इसको आप कैसे भी कनेक्ट करो क्योंकि ये तो अनचार्ज है। प्रॉब्लम तो तब आती जब ये भी चार्ज होता। तो इस केस में इसको कनेक्ट किया गया है और चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो कनेक्ट ऐसे किया गया है इनको। तो ये C1 है, इस पर चार्ज Q0 है या माइनस Q0 है, और ये C2 है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो लेकिन चार्ज तो आएगा है, क्योंकि अगर इस पे चार्ज नहीं आएगा तो KVL तो फेल हो गया, वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि KVL भी वैलिड होना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो क्या होगा यहाँ से, इसने मान लो इस वाली प्लेट ने, पॉजिटिव प्लेट से देखेंगे हमेशा, इसने मान लो Q चार्ज दिया, तो यानी इस प्लेट पे चार्ज कितना रह गया, Q0 माइनस Q। तो इस प्लेट पे चार्ज कितना आ गया, Q, इस पर कितना हो जाएगा माइनस Q इंडक्शन की वजह से, और यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से यहाँ से माइनस Q आएगा ना इधर से, है ना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव प्लेट से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस Q0 माइनस Q। और वैसे भी अगर यहाँ Q0 माइनस है तो यहाँ माइनस Q0 माइनस Q होना चाहिए। ये लूप कंप्लीट कर लेंगे तो Q निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, तो कितना होगा माइनस Q0 माइनस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो माइनस Q0 बाई C1 प्लस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा Q0 बाई C1 इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो सिंप्लीफाई कर लो तो Q C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2, ये हो जाएगा Q0 बाई C1। C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख रहे हो कि Q इक्वल टू कितना आ गया, Q0 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये मैंने मान लिया कि ये Q2 चार्ज है मान लो, और Q1 कितना होगा उस कैपेसिटर पर, वो रह जाएगा Q0 माइनस Q। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा Q0 C1 बाई C1 प्लस C2, यानी दोनों प्लेट्स पे चार्ज आ जाएगा। यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे,
तो इस पर Q1 या माइनस Q1 या प्लस Q2 या माइनस Q2, ये C1 है, ये C2 है। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फाइनल चार्जेस ये आ गए। ओके, तो एक तो ये हमारे पास में है कि जब एक चार्ज है और एक अनचार्ज है तो कैसे करेंगे, तो वो केस हो गया। ओके, नेक्स्ट चलो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ बोलो, पूछिए। क्लियर है? दूसरा केस, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अब है both capacitors are charged। सर 1 मिनट ऊपर दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, कौन सा, ये है ना? और ऊपर? हाँ ये नहीं, नीचे, ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना, लास्ट डायग्राम। हम्म। हाँ सर, हो गया। both capacitors are charged। तो अब इस केस में क्या होगा, ये मान लो C1 है और हमने V1 वोल्टेज से इसको चार्ज किया, तो इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस Q1 माइनस Q1, ये A और ये B। दूसरा है हमारे पास में, इसको V2 वोल्टेज से हमने इसको चार्ज किया, तो इस पर Q2 या माइनस Q2 और ये C2 है। ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं। अब इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी प्लेट किससे कनेक्ट हो रहा है। तो पहला केस, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, रेंडमली नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि A को हम लोग C से कनेक्ट कर रहे हैं और B को हम लोग D से, मतलब पॉजिटिव प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से। ये पहला केस है हमारा। तो इस पर प्लस Q1 माइनस Q1, क्योंकि ये A, ये B, ये C और ये D, ये C1 है, ये C2 है, प्लस Q2 माइनस Q2। अच्छा, एक चीज और यहाँ बताता हूँ मैं आपको। आप यहाँ देखो, क्योंकि ये सिस्टम तो आइसोलेटेड है ना, तो आप यहाँ देखो, ये जो चार्ज है ना, ये कांस्टेंट है। देखो, आप इन दोनों का सम करो, क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करो, वो दरअसल Q0 ही आ जाएगा। तो Q0 कांस्टेंट बना रहेगा वो। ओके, ये ध्यान रखना है। यहाँ भी इसका मतलब टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कांस्टेंट बना रहेगा, यानी चार्ज का इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब कोई भी एक प्लेट मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि मान लो Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, यह अज्यूम किया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि इसने Q चार्ज दिया, इस पे चार्ज कितना रह जाएगा, Q1 माइनस Q, और यहाँ आके क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। तो Q2 प्लस Q, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q। ये हमारे पास में चार्जेस आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव प्लेट को लेना है, किसी भी एक प्लेट को लेना है, चाहे C2 की लो या C1 की लो, और उसने मान लेते हैं कि Q चार्ज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर उसने Q दिया तो नेगेटिव वाली प्लेट ने माइनस Q दिया, इस तरह से समझ लो, या तो है ना। तो माइनस माइनस तभी तो देखो नहीं है, प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो लूप आप जब बनाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस Q1 माइनस Q बाई C1 प्लस
Q2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। यहाँ से Q निकाल लेते हैं, तो माइनस Q1 बाई C1 प्लस Q बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। Q को बाहर लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2 हो जाएगा। Q इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2 इक्वल टू Q1 C2 माइनस Q2 C1 डिवाइड बाई C1 C2। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास Q कितना आ गया, तो Q1 C2 माइनस Q2 C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब प्लेट पर ये चार्ज हो गया हमारे पास, यानी Q का रिडिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल q इस तरह से गया। अब अगर मैं बात करूं Q1 डैश, Q1 डैश क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, तो ये क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q। आप ये वैल्यू रखोगे तो अल्टीमेटली ये मिलेगा अपने को Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। और जब आप दूसरे वाले प्लेट के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, Q2 प्लस Q, ये हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर C2। इसको भी रखोगे तो ये मिलेगा अल्टीमेटली Q1 माइनस Q2। एक मिनट, ये C1 है, ये C1 मिलेगा आपको, और यहाँ Q1 माइनस Q2 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 मिलेगा। ये चार्ज आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप देखो दोनों को ऐड करो, अल्टीमेटली चार्ज क्या आ रहा है, Q1 माइनस Q2 तो आ रहा है, सॉरी ये गलत नहीं, ये प्लस आएगा यार, प्लस आएगा माइनस नहीं, Q1 प्लस Q2 आना चाहिए, है ना। आप रख के देखो आ जाएगा अपने आप को। तो क्या मिलेगा आपको Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों का जो सम है ना, इस पूरे, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना हरिभाषण में, तो इधर वाला जो भी आपको दिख रहा है, मैं अगर इसको ब्लू से आपको दिखाऊं, तो ये जो टोटल चार्ज है यहाँ, ये Q1 प्लस Q2 रहेगा हमेशा। ओके, दूसरा केस, इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ए को डी से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ए को डी से और बी को सी से, यानी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से। यानी सर्किट कैसा हो जाएगा, ये ए और ये बी, यहाँ प्लस Q1 या माइनस Q1, ये माइनस Q2, ये प्लस Q2, क्योंकि C और ये D। अब यहाँ भी कोई भी एक प्लेट ले लेंगे, तो मैंने वापस से वैसे यहाँ से मान लो Q चार्ज दिया, यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा Q1 माइनस Q, यहाँ सीधा आ जाएगा Q1 माइनस Q1 माइनस Q। तो इस पे चार्ज कितना होगा यहाँ देखो, क्योंकि Q आके ऐड हो रहा है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे Q माइनस Q2, या फिर आप ऐसे कर लो, माइनस को बाहर ले लो, तो Q2 माइनस Q, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस Q2 माइनस Q, और ये लूप कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे पास चार्ज मिलेगा अपने को माइनस Q1 माइनस Q बाई C1, ये हमारे पास में C2 है, माइनस Q2 माइनस Q बाई C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस Q1 बाई C1 प्लस Q बाई C1 माइनस Q2 बाई C2 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू 0। तो Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2
ये इक्वल टू मिलेगा, क्यू को बाहर लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी Q1C2 प्लस Q2C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब बात करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, वो मैंने मान लिया Q1 डैश, तो कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q, है ना। तो अल्टीमेटली जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो ये चार्ज मिलेगा आपको Q1 माइनस Q2। अच्छा, उसमें वो Q1 ग्रेटर देन Q2 का कोई सिग्निफिकेंस था नहीं वैसे इस केस में, तो वो तो यहाँ मतलब है उसका, है ना। ठीक है, यहाँ उसका सिग्निफिकेंस यहाँ होगा, तो ये आपको मिलेगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और Q2 डैश आपको मिलेगा Q2 माइनस Q, है ना। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, Q2 माइनस Q मैंने लिया था, तो क्या हो जाएगा देखो, Q2 माइनस Q1C2 प्लस Q2C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये रहेगा Q2C1 प्लस Q2C2 माइनस Q1C2 माइनस Q2C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये आ गया Q2 डैश। अब यहाँ कुछ कट रहा है मेरे ख्याल से ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ आप देखो माइनस बाहर लेंगे तो क्या मिल रहा है अपने को, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये Q2 डैश है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसको माना है ना, तो यहाँ देखो इस वाली प्लेट पे माइनस के साथ है ना, तो यह इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि Q2 माइनस Q की वैल्यू ये है नेगेटिव के साथ में, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये C1 है, ये C2 है, तो इधर क्या होगा Q1 डैश माइनस Q1 डैश, इधर प्लस Q2 डैश माइनस Q2 डैश, मतलब इसका मॉड ले लेंगे, है ना। इसका मॉड ले लेंगे फिर हम लोग। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपका क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मोड यहाँ रख लेंगे। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब इसी में जैसे वो पूछ सकता है कि एनर्जी का डिसिपेशन क्या होगा, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसी केस में एनर्जी का डिसिपेशन अगर पूछता है तो वो भी मैं बता सकता हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी तो जीरो ही है, तो एनर्जी तो नेक्स्ट है, मान लो सर्किट में एनर्जी का कितना डिसिपेशन होगा, तो एनर्जी डिसिपेशन in the energy dissipation in this circuit। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। इस केस में ये तो जीरो ही है, इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू। मतलब क्या हुआ, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है हमेशा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ना, इसका मतलब इस केस में यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर आप देखो कि इस केस में यू इनिशियल क्या हो जाएगा, तो Q1 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2C2, ये इनिशियल आ गया। और इसी केस में फाइनल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 डैश का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 डैश का होल स्क्वायर बाई 2C2, इसको रख देंगे फॉर्मूले में, तुम्हारा एनर्जी का लॉस अपने को मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब अगर मान लो जैसे ये तो हुआ कि दो कैपेसिटर थे, मान लो 3 कैपेसिटर होते तो क्या होता, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 12। ठीक है, तो एग्जांपल 12 में क्या हो रहा है, यहाँ 3 कैपेसिटर्स
as shown of capacitance 1 micro, 2 micro and 2 micro, है ना, are charged up to potential difference 30 volt, 10 volt, 15 volt respectively. तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ इसने, हमारे पास में ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये प्लस ये माइनस, ये 30 वोल्ट है और ये 1 माइक्रो फेरेड है। फिर हमारे पास में ये 10 वोल्ट है, तो ये प्लस ये माइनस, ये 2 माइक्रो फेरेड है, ये सी और ये डी है। उसके बाद यहाँ दिया इसने, ये भी 2 माइक्रो फेरेड है और ये 15 वोल्ट है, लेकिन यहाँ भी बताया इसने कि ये प्लस है और ये माइनस है, और ये ई है और ये एफ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा देखो, इफ टर्मिनल ए इज कनेक्टेड विद डी, यानी इसको ले लेते हैं पहले यहाँ, ये ए और ये बी, ये प्लस और ये माइनस है, तो डी को कनेक्ट कर रहा, तो डी को यहाँ ले लेता हूं मैं। इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस है और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ हमने डी ले लिया, तो यहाँ क्या ले लिया मैंने, सी ले लिया। फिर क्या कह रहा है, सी इज कनेक्टेड विद ई, तो सी को हमने ई से कनेक्ट किया, यानी ऐसा, यानी ये प्लस और ये माइनस, और ये 2 माइक्रो फेरेड है, ये 1 माइक्रो फेरेड है, और यहाँ ये 30 वोल्ट दिया है और ये 10 वोल्ट दिया है, सॉरी तो ये 2 माइक्रो फेरेड दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि डी को सी को, सॉरी सी को किससे, ई से, है ना, और एफ को बी से। ये ऐसा सर्किट बनाया है। तो पहले चार्जेस भी देख लेते हैं, इस पे चार्ज कितना है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो चार्ज कितना होगा भाई, 1 माइक्रो फेरेड पे चार्ज कितना होगा, 30 माइक्रो कूलम ना, यानी चार्जेस कैसे होंगे यहाँ, तो 30 माइक्रो कूलम माइनस 30 माइक्रो कूलम, ये 1 माइक्रो फेरेड है। फिर इसकी बात करेंगे, तो ये कितना हो गया, सी डी पर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 20 माइक्रो कूलम प्लस 20 माइक्रो कूलम, और ये क्या हमारे पास में 2 माइक्रो फेरेड है, और ये हमारे पास में 2 × 15 यानी कितना हो गया, 30 माइक्रो कूलम माइनस 30 माइक्रो कूलम, ये चार्जेस है हमारे पास में, और ये हो गया 2 माइक्रो फेरेड। अब इसमें कह रहा है फाइनली है, देन फाइंड आउट चार्ज फ्लो इन द सर्किट एंड फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स बताना। अब कोई भी एक पॉजिटिव प्लेट ले लो आप, है ना, तो मैंने मान लिया कि इसने क्यू चार्ज दिया, मान लो कि यहाँ से क्यू चार्ज गया, तो क्यू चार्ज अगर गया, मैं सर्किट को यहाँ बनाता हूँ, यहाँ चार्ज कितना रह गया इस पे, 30 माइक्रो माइनस क्यू, यहाँ माइनस 30 माइक्रो माइनस क्यू, और ये है हमारे पास में 1 माइक्रो फेरेड। तो क्यू यहाँ से गया, इस पर कितना आ गया, इस पर आ जाएगा माइनस 20 माइक्रो प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो माइनस को बाहर लेंगे तो 20 माइक्रो माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस 20 माइक्रो माइनस क्यू, और ये हो गया 2 माइक्रो फेरेड। फिर यहाँ का देखेंगे हम लोग, तो ये कितना है, 2 माइक्रो फेरेड, तो क्यू आया यहाँ, इधर क्या था प्लस, तो क्यू आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ 30 माइक्रो प्लस क्यू,
माइनस 30 माइक्रो प्लस क्यू, और इसको सर्किट को ऐसे क्लोज कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ से क्यू मिल जाएगा आपको। तो क्यू क्या होगा यहाँ, अब आप वैसे भी देखो इन दोनों प्लेट पे देखो, ये प्लेट और इस प्लेट पे चार्ज अभी भी उतना ही है जितना पहले कितना था, 50 था ना। यहाँ चार्ज देखो 50 माइक्रो कूलम है, तो अभी 50 माइक्रो कूलम है। वो इस तरह से इंडक्शन होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, माइनस 30 माइक्रो क्यू बाई 1 माइक्रो, फिर माइनस 20 माइक्रो माइनस क्यू बाई 2 माइक्रो, प्लस 30 माइक्रो प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 माइक्रो, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइक्रो को तो हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 60 माइक्रो प्लस क्यू माइनस, सॉरी 2 क्यू हो जाएगा नहीं, और ये 20 माइक्रो प्लस क्यू, और यहाँ प्लस 30 माइक्रो प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो 2 क्यू क्यू 4 हो गया है। तो और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6 यानी 50 माइक्रो माइनस है ना, या प्लस हो जाएगा तो इधर कितना जाएगा, 4 क्यू। तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 12.5 माइक्रो कूलम, यानी इतना चार्ज फ्लो किया। तो जो हमने माना वो सही है। उसके बाद अब जैसे इसको पूछा जाए कितना चार्ज है, तो 30 माइक्रो प्लस क्यू यानी कितना हो गया, 42.5। फिर इसका देख लो, ऐसे देख लो, आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो 3, 4, 5, 10 कितना भी हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि किसी एक प्लेट को चूज कर लो, उसने क्यू चार्ज दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दो, फिर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। मेरे क्या से बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आई है ना। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको जब चार्जिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कैपेसिटर को लेकर, कुछ याद है? कैपेसिटर को लेकर क्या कुछ बोला था क्या, कि t इक्वल टू 0 पर अनचार्ज कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा, एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा, और स्टेडी स्टेट या t टेंड्स टू इंफिनिटी पे किस तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह, है ना। अब इसको कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 4, देखिए आप। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट एंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर which is initially uncharged in the following situations। ये रजिस्टर है और ये हमारे पास में कैपेसिटेंस दिया है, यानी कैपेसिटर है 3 फेरेड की कैपेसिटेंस है, आर जो दिया वो 2 ओम है, और ये स्विच दिया हुआ है यहाँ। ये 10 वोल्ट की बैटरी, यानी ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट है। ओके, फाइंड आउट करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर which is initially uncharged in the following situations। तो just after the switch is closed, यानी पहला पार्ट। तो जैसे क्लोज करेंगे तो सर्किट कैसा होगा, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है यहाँ, यानी इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, और कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा, और जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा आई, वो कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5 एम्पियर, वो सीधा आ जाएगा ऐसे। तो t इक्वल टू 0 पर इसका बिहेवियर क्या है, एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह होगा।
तभी तो आपको याद होगा वहां जो करंट हमने लिया था वो E बाई आर आया था। T इक्वल टू 0 पे करंट क्या आ रहा था वहां, E बाई आर, क्योंकि कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं था वहां। लेकिन ये उसी केस में है जब ये अनचार्ज है, क्योंकि ऐसा केस भी करेंगे अगर ये मान लो इनिशियली चार्ज है तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ये चार्ज हो या अनचार्ज हो, अगर अनचार्ज है तब तो चार्ज 0 ही है, लेकिन अगर मान लो ये चार्ज है तो इसका जो चार्ज रहेगा ना T इक्वल टू 0 पे, जो भी T इक्वल टू 0 माइनस पे जो चार्ज था वही T इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज बना रहेगा। यानी पहले से अगर Q नॉट और माइनस Q नॉट ऐसे प्लेट्स पे चार्ज है तो वो Q नॉट ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल Q जो फ्लो करेगा वो 0 होगा एक तरह से, है ना। वो क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा आपको, अभी तो ये मान लो ऐसा है। बी पार्ट ये था हमारे पास में एट T इक्वल टू 0 के लिए। अगर मैं कहूं एट T टेंस टू इंफिनिटी के लिए, यानी स्टडी स्टेट हो गया। स्टडी स्टेट हो गया यानी इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर इज फुली चार्ज। फुली चार्ज, ठीक है ना। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो सर्किट में करंट क्या हो गया यहाँ, सर्किट में करंट कितना हो गया, सर्किट में करंट 0 हो गया। इसका मतलब फुली चार्ज है तो इस पर क्यू नॉट चार्ज होगा और इस पर माइनस क्यू नॉट चार्ज होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, -10 प्लस 0 इसके अक्रॉस 0 प्लस क्यू नॉट बाई सी इक्वल टू 0, यानी 10 इक्वल टू आ गया क्यू नॉट बाई सी यानी क्यू नॉट बाई 3। तो हमारे पास में क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 30 कूलम, क्या आंसर है। और सर्किट में करंट क्या है 0 और कैपेसिटर पे चार्ज क्या है 30 कूलम है, यानी फुली चार्ज हो गया है। ये इस तरह से करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल 5। अच्छा ये ओपन है पहले, ये हमारे पास में ऐसा सर्किट है, ये आर है, ये प्लस, ये माइनस, ये ई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है और ये सी कैपेसिटेंस यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जो करंट फ्लो करेगा इसमें, यानी यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करेगा अभी तो ओपन है तो करेगा थोड़ी है, तो I1 फ्लो करेगा ये कह रहा है। इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये इसको I3 कह रहा है, और इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उसको ये I2 बोल रहा है। और ये I2 क्या होगा, ये dq बाई dt भी होगा, क्योंकि इस I2 की वजह से तो कैपेसिटर चार्ज होगा। इस I2 की वजह से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना। ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, इस I2 की वजह से चार्ज हो रहा है, यानी इस पे जो चार्ज आएगा यानी dq बाई dt क्या हो जाएगा, उस ब्रांच में करंट हो जाएगा। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, फाइंड आउट करंट I1 I2 I3 चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड dq बाई dt ऑफ द कैपेसिटर इन द सर्किट विच इज इनिशियली अनचार्ज। देखो क्लियर बोला उसने, विच इज इनिशियली अनचार्ज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो पहला जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो पहला पार्ट जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ
तो मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से एट t इक्वल टू 0 पर, तो सर्किट कैसा होगा यहाँ? सर्किट ऐसा होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये E, ये R, ये R, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 है, यहाँ जो करंट आ रहा है वो I1 है, और यहाँ जो करंट आ रहा है वो I2 है। ये तो किरचॉफ से हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ I3 है, सॉरी, है ना, और I2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ? I2 इक्वल टू I3 है, दिख रहा है सिंपल कॉइल, वही नहीं। तो दोनों का, इन दोनों का मिला के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ? R/2 हो जाएगा इन दोनों का, है ना, और फिर R कितना हो गया? 3R/2, यानी सर्किट में हो जाएगा -E प्लस 3R/2 I1 इक्वल टू 0, यानी I1 इक्वल टू अपने को मिलेगा 2E/3R, और हमें मालूम है कि I1 इक्वल टू क्या है यहाँ? I2 प्लस I3। सिमेट्री ये कहती है कि दोनों क्या है यहाँ? इक्वल है। इसका मतलब देयरफॉर I2 इक्वल टू I3, और यही क्या हो गया अब, क्योंकि I2 इक्वल टू क्या है? dq/dt, ये हो जाएगा हमारे पास में 3E/3R, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा यहाँ? 0। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा यहाँ? 0। t इक्वल टू 0 की बात करें, और करंट अपने को सबका मिल गया, ओके, I भी मिल गया अपने को, मतलब I1 भी मिल गया, I2 I3 सब मिल गया। अब बात करते हैं एट स्टेडी स्टेट। यानी t टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वो ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा? 0, और वो क्या हो जाएगा? फुली चार्ज, यानी ऐसा दिया है। तो माइनस प्लस ये क्या हो गया? E, ये R, यहाँ जो करंट जा रहा है वो I1 है, इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग? I3। ये I3 क्या है एक्चुअल में? I1 के इक्वल ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है I2 वो तो 0 हो गया, यानी इसका dq/dt भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया ना। जब चार्ज ही कांस्टेंट हो गया तो dq/dt 0 होना ही होना है, यानी I2 तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो पहले तो ये सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 0 मिल गया, dq/dt 0 मिल गया, तो माइनस E प्लस ये हो जाएगा RI1 प्लस ये भी R, ये तो ये भी क्या हो जाएगा? RI1 इक्वल टू 0, यानी I1 इक्वल टू क्या हमारे पास में? I3, और ये मिल जाएगा E/2R। अब चार्ज भी निकाल सकते हैं, ये लूप बना लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं? प्लस Q/C, इसकी कैपेसिटेंस क्या है यहाँ? C। अब मैं इधर जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा? माइनस RI1 इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू CRI1, और IR1 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी, तो CE/2, यानी इस पर जो चार्ज आएगा, जो कि स्टेडी स्टेट का चार्ज है, फुली चार्ज, इस पर जो फुल जो चार्ज होगा वो कितना होगा? CE/2 होगा। ये बात समझ में आई पहले तो? हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और आगे भी क्वेश्चंस हैं, अब शीट में भी दिए हुए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एग्जांपल 6 है, इसको भी कर देता हूं मैं पहले। तो हमारे पास में सर्किट दिया हुआ है यहाँ इस तरह से,
कि माइनस ये प्लस ये 2e और ये C है, ये R है, तो यहाँ जो स्विच है वो S2 है और ये R है यहाँ, और यहाँ जो स्विच है वो S1 है, ये प्लस ये माइनस और ये E है यहाँ। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट t इक्वल टू 0 स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड रिमेन्स क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी स्टेडी स्टेट तक, यानी इसको क्लोज करके रखा है इसने। इसका मतलब है कि ये तो S2 तो ओपन ही है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, Q0 और माइनस Q0, ये चार्ज निकालनी है, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है ये एट स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें करंट तो जीरो ही हो गया सर्किट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस E प्लस Q0 बाई C इक्वल टू 0, यानी Q0 इक्वल टू हो जाएगा CE, ये चार्ज हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है नाउ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। अब ये कह रहा है कि, है ना, S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। तो अब इस केस में क्या होगा, यानी उस सर्किट का तो कोई मतलब रहा नहीं वैसे, तो फिर भी मैं बना देता हूं। यहाँ ये कैपेसिटर है और इसको हमने क्लोज कर ही दिया है, यहाँ भी ये एक रजिस्टर है और ये बैटरी यहाँ है और इसको क्लोज कर दिया ऐसे, माइनस प्लस 2e, ये R है, ये S2 है, ये R है, ये S1 है, तो खैर उसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे तो, ये प्लस माइनस और ये यानी इस सर्किट का, इधर वाले सर्किट का जो लेफ्ट में ना, इसके लेफ्ट में उसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये कि यहाँ इसमें चार्ज कितना है, प्लस Q0 माइनस Q0 और C। अब क्या कह रहा है, इसको मैं यहाँ t इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, एट t इक्वल टू 0, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द S2 एंड S1 को ओपन कर दिया, तो करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट। अब देखो यहाँ, अब इस केस में देखो कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, कैपेसिटर क्या है यहाँ, चार्ज है ना। तो मैंने मान लिया, बैटरी ने मान लो यहाँ से मतलब आई करंट फ्लो किया, तो चार्ज तो कैपेसिटर पे जो Q चार्ज देगा वो तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि हम t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो ये वैसे ही भले इस पे Q0 ही बना रहेगा, Q0 चेंज नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो किया, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा, यानी एक तरह से कैपेसिटर बैटरी की तरह ही बिहेव करेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2e, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद में इधर गया, तो माइनस Q0 बाई C प्लस I इंटू R, इसमें करंट तो आई फ्लो करेगा, वापस बैटरी में आई आना चाहिए, और ये इक्वल टू क्या होगा, 0, तो माइनस 2e माइनस Q0 क्या है यहाँ, CE बाई C प्लस IR इक्वल टू 0, यानी 3e बाई R, इतना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा जस्ट t इक्वल टू 0 पर। ये आंसर है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा ये आ गया कि करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट, फिर कह रहा चार्ज ऑन द कैपेसिटर लॉन्ग आफ्टर दैट मोमेंट, यानी सेकंड टाइम की बात कर रहा है, तो ये बात करेंगे अब स्टेडी स्टेट की। यानी t टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, करंट सर्किट में 0 हो जाएगा, और बैटरी ने मान लो Q चार्ज दिया, तो यहाँ कितना था, माइनस Q0, तो यहाँ कितना आएगा, प्लस Q, क्यों, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी इस तरह से है ना, इसने Q चार्ज दिया, तो ये प्लस और ये माइनस और ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ क्या होगा, प्लस, क्योंकि Q0 इधर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आके ऐड होगा ना, तो Q0 माइनस Q, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में Q0 माइनस Q, और ये कितना हो जाएगा, माइनस Q0 माइनस Q, और ये लूप कंप्लीट कर लेंगे, और सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगा यहाँ, 0, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं,
तो अब इस केस में ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इसने कहा चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताना। चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, क्यू नॉट माइनस क्यू, तो माइनस ये कितना है 2e, तो माइनस 2e माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास में माइनस 2e माइनस क्यू नॉट बाई सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। माइनस 2e क्यू नॉट बाई सी क्या है e प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। यानी आप देख रहे हो कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया 3Ce। ये बैटरी ने चार्ज दिया है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो तो क्यू नॉट माइनस क्यू है ना, और वो क्यू नॉट की वैल्यू कितना है Ce माइनस 3Ce, मतलब माइनस 2Ce। माइनस आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसका मतलब देखो ये क्यू नॉट माइनस क्यू की वैल्यू माइनस 2C आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ फाइनली जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो ऐसा हो जाएगा प्लस 2Ce माइनस 2Ce, यहाँ रजिस्टर होगा, यहाँ बैटरी होगी, और ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। यानी ये माइनस प्लस ये 2E और ये R और ये C हो जाएगा। और बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो बैटरी ने चार्ज 3C क्यों दिया, उसका रीजन क्या है। पहले चार्ज क्या आते हैं देखो, माइनस क्यू नॉट था, तो पहले बैटरी इस माइनस क्यू नॉट को न्यूट्रलाइज करेगी ना। पहले न्यूट्रलाइज करने के लिए C चार्ज दिया, फिर 2C चार्ज और देगी, क्यों, क्योंकि उसका EMF 2E है, इसलिए बैटरी ने टोटल चार्ज जो दिया वो 3Ce चार्ज दिया। तो बैटरी ने जो चार्ज दिया वो 3C है, क्योंकि उसने पूछा टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल ऑफ EMF 2E आफ्टर टेस्ट इज क्लोज, 3C चार्ज है, इतना चार्ज फ्लो करेगा। ये बात समझ में आई? मेरी आवाज आ रही हाँ सर। हाँ सर। है ना? ये बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब S1 को हमने क्लोज किया और S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज किया, तब से लेकर इन्फिनिटी तक कितनी एनर्जी का डिसिपेशन हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी डिसिपेटेड in the circuit till the steady state after closing the switch S2 and opening the switch S1। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था, अब ध्यान से समझिएगा। देखो इसको मैं पहले वर्क डन बाय बैटरी निकाल रहा हूं। वर्क डन बाय बैटरी, मैंने वर्क डन बाय बैटरी तो इसको दो तरह से निकाल सकता हूँ। मैंने क्या बताया था वैसे, वर्क डन बाय बैटरी E इंटू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, याद आ रहा है? तो क्यू फाइनल, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, इस प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर पहले चार्ज क्या था, माइनस क्यू नोट था। अब इसी प्लेट पर चार्ज क्या आ रहा है, प्लस 2Ce आ रहा है, यानी पहले Ce था, यहाँ दरअसल क्यू फाइनल का मतलब हुआ E इंटू, वैसे तो ये कैपेसिटर पे चार्ज है, लेकिन पोलरिटी चेंज हुई ना कैपेसिटर की, तो फाइनल आप लिखोगे 2Ce माइनस Ce। तो वर्क डन बाय बैटरी इस केस में आ गया 3Ce स्क्वायर। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका है ना, ये फर्स्ट मेथड एक तरह से, और दूसरा जो मेथड है, और मैं प्रेफर करूंगा कि दूसरा मेथड आप यूज करना है। आप ये देखो फाइनली बैटरी ने कितना चार्ज दिया, Q, E इंटू क्यू, यानी E इंटू 3Ce बैटरी ने चार्ज दिया।
तो बैटरी ने वर्क कितना है तो किया, क्योंकि क्लोज करने के बाद बैटरी ने कितना चार्ज किया उसके करस्पॉन्डिंग तो वर्क करेगी बैटरी। समझ में आया कि नहीं यार? ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो क्या करना है, बैटरी ने जब हमने क्लोज किया और जब स्टेडी स्टेट पहुंचा तब तक बैटरी ने कितना चार्ज दिया उसके करस्पॉन्डिंग तो वर्क होगा। तो वर्क क्या हो यहाँ पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि चार्ज माइनस से प्लस जा रहा है बैटरी के थ्रू, तो ये चार्ज आया। और डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यहाँ यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल था सीई, क्यू नॉट चार्ज था ना वहाँ, तो सीई बाई 2c हो जाएगा हाफ सीई स्क्वायर, और यू फाइनल में चार्ज अभी कितना है 2ce होल स्क्वायर बाई 2c, यानी कितना हो गया 2ce स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सबको? तो हमारे पास में डेल्टा यू आ जाएगा 2ce स्क्वायर माइनस c बाई 2 का होल स्क्वायर है यहाँ, है ना, मतलब c स्क्वायर बाई 2 है, तो आ जाएगा 3/2 ce स्क्वायर। तो देयरफॉर वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना, तो 3ce स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एच प्लस 3/2 ce स्क्वायर, यानी डेल्टा एच इक्वल टू आ गया 3/2, इसमें से है ना, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे हम लोग, है ना, तो 3/2 ce स्क्वायर, इतना एनर्जी का यहाँ डिसिपेशन हुआ। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और अभी एक और क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल। ये और क्वेश्चन देता हूँ, देखो जैसे क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल एक, इसमें हीट ही नहीं पूछ रहा है लेकिन चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। ऐसा सर्किट अपने को दिया है यहाँ, ये 7 कैपेसिटेंस, मतलब 7 कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस ये है, और इधर ये C2 है, और अभी ये स्विच ओपन है इसमें ना, ये प्लस ये माइनस 60 वोल्ट है, ये प्लस ये माइनस ये 60 वोल्ट है। हमें दिया है इस क्वेश्चन में, इन दिस सर्किट shown in figure, the EMF of each battery is 60 volt and C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 3 microfarad. Find the
charges that will flow through the sections 1, 2 and 3 after the switch SW is close। यानी सेक्शन कौन सा, ये 1 सेक्शन इसको मान रहा है, इसको यहाँ ये 3 मान रहा है और इसको यहाँ ये 2 मान रहा है। यानी एक तरह से इस वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, कहने का मतलब इसका ये, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो पूछ रहा है, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो पूछ रहा है, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, स्विच क्लोज करने के बाद, अभी तो स्विच ओपन है तो ये कैपेसिटर भी क्या होंगे, दोनों चार्ज होंगे। तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको, हाँ सर। ट्राई तो करिए।
120, 180 और 60. सर 120 नहीं, 120 क्यों आएगा? 24, 60 and 36. हाँ, किसके आया ये? फर्स्ट का नहीं, नहीं, 24 कौन? आया, आप क्या नाम है आपका? आदित्य दुबे. हाँ, बिल्कुल सही किया आपने. पहले वाले पे 24 बता रहे हो ना आप मुझे, और दूसरे वाले पे 36 बता रहे हो, है ना? सर. और तीसरे वाले पे 60 बता रहे हो, यही है ना हाँ आपका? सर. हाँ सर. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाँ है. सर. गुड. देखो कैसे करेंगे इसको, दो तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके बताए तो आपको, है ना? तो देखो क्या करना है, पहले तो हम लोग, क्योंकि C1 कितना दिया इसने, C1 दिया 2 माइक्रोफेरेड और C2 दिया, तो देखो फर्स्ट मेथड क्या होगा इसमें, अभी तो स्विच ओपन ही है ना? तो ये प्लस ये माइनस ये 60 वोल्ट है, तो यहाँ से बैटरी ने कितना चार्ज दिया Q, इस पे प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q. C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, और उसके बाद में यहाँ से Q और ये माइनस ये प्लस ये 60 वोल्ट है. ओके, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो क्या, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, या यहाँ से स्टार्ट कर देते तो कितना हो जाएगा मिला के, -120 प्लस Q बाई 2 माइक्रो प्लस Q बाई 3 माइक्रो इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू, यहाँ अपने को मिलेगा 5Q बाई 6 माइक्रो, यानी अल्टीमेटली Q की वैल्यू मिलेगी 144 माइक्रोकूलम, यानी हर एक पर 144 माइक्रोकूलम है. अभी अब पहला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि स्विच को हमने क्लोज किया, है ना, आफ्टर क्लोजिंग स्विच SW. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये तो 60 वॉट ही है बैटरी का, 60 है ना, 60 वोल्ट है, और ये कैपेसिटर है यहाँ, ये क्लोज कर ही दिया हमने. ये भी कितना हमारे पास में 60 है, और इसको भी क्लोज किया हुआ है. ये C1 है, ये C2 है. अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये 60 वोल्ट है, ये माइनस प्लस 60 वोल्ट है, इस पे चार्ज निकाल लेते हैं इस पर. तो मैंने मान लिया कि यहाँ Q1 चार्ज है, तो यहाँ माइनस Q1 है, इस पे चार्ज निकालते हैं. फाइनली प्लस Q2 है, माइनस Q2 है, ये इसको सॉल्व करके Q1 Q2 निकाल सकते हैं हम लोग. तो ये लूप बनाया तो कितना हो गया देखो, 60 इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई 2 माइक्रो, यानी Q1 आया 120 माइक्रो कूलम. ये चार्ज आंसर थोड़ी हुआ अभी. उसी तरह 60 इक्वल टू Q2 बाई 3 माइक्रो, यानी Q2 इक्वल टू आया मेरे पास में Q2 आया मेरे पास में 180 आया. कितना आ गया, 180 माइक्रो कूलम. अब ध्यान से समझिएगा, देखो इसको आप ये देखो, पहले इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, 144 था. अभी आप देखो इस पे चार्ज 120 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर गया, इसका 24 माइक्रो कूलम फ्लो कर गया, तभी तो चार्ज इसका डिक्रीज कर गया. इसका मतलब ये हुआ. उसी तरह यहाँ देखो इसका कितना था पहले 144, इसका मतलब इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ 36 माइक्रो कूलम. इसका मतलब यहाँ कितना गया 24 माइक्रो कूलम, यहाँ 36, यहाँ से कितना फ्लो कर गया, यानी सेक्शन जो 3 है वहां से 60 माइक्रो कूलम, यहाँ से
24 कूलम 1 से और 2 से कितना फ्लो कर गया? 36 फ्लो कर गया। अरे बस में कितना फ्लो करेगा? क्योंकि 36, क्योंकि यहाँ से माइनस है ना, तो यहाँ से 36 गया होगा, तभी तो यहाँ -180 बनेगा इस वाली प्लेट पर। तो ये आंसर एक तो, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी चीज है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। दूसरा जो है इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे मेथड में क्या करना है, समझना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है। मतलब क्या करना है, तो ये C1 इक्वल टू क्या है? 2 माइक्रो फेरेड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रो फेरेड। तो माइनस ये प्लस, प्लस और ये माइनस, यानी ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट। मैंने मान लिया कि इस बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो पहले इस पे, यानी इस पे कितना हो गया चार्ज? Q प्लस Q हो गया ना, क्योंकि पहले Q था, पहले चार्ज कितना निकाला हमने? Q निकाला। तो मैंने मान लिया कि इस बैटरी ने Q चार्ज दिया, यानी यहाँ से Q आया, तो यहाँ कितना हो गया? -Q प्लस Q। उसके बाद मान लो यहाँ चार्ज चला गया, तो मैंने मान लिया यहाँ चार्ज जो आया इस पर वो हो गया Q प्लस Q डैश, यानी Q डैश चार्ज आया मान लो। इसका मतलब इधर चार्ज कितना चला गया? इस पे चार्ज चला गया Q माइनस Q डैश ना, तो यहाँ कितना हो गया? -Q प्लस Q डैश ना, यानी चार्ज यहाँ से कितना आ गया? Q डैश। आप देखोगे कि ये जो QR की बात कर रहा हूँ मैं, ये Q, ये नेगेटिव आ जाएगा अपने आप, और एक Q डैश जो भी आना होगा अपने आप आ जाएगा। यहाँ से Q माइनस Q डैश कितना गया वो भी मिल जाएगा। यानी इस मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं, बस मान लो एक बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो यहाँ से कितना गया? Q डैश, यहाँ से कितना गया? Q माइनस Q डैश, मिला के वापस कितना आ गया? इसमें Q आ गया, यानी सर्किट कंप्लीट है। इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा? -60 प्लस, ये हो जाएगा Q प्लस Q बाई कितना हो गया? 2 माइक्रो इक्वल टू क्या हो गया? 0। देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं भी। तो 120 इक्वल टू Q प्लस Q, 120 इक्वल टू कितना है? 144 प्लस Q, यानी Q कितना आ गया? Q आ गया हमारे पास -24 माइक्रो कूलम। माइनस का मतलब हुआ कि ये चार्ज यहाँ से ऐसे फ्लो कर गया। कैसे फ्लो कर गया? यानी चार्ज इधर फ्लो कर गया, माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं, माइनस Q इंडिकेट ये कर रहा है, यानी कितना फ्लो कर गया वहां से? -24, मतलब हमने माना था राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में कितना आ गया? 24 माइक्रो कूलम गया। उसी तरह इस लूप का देख लो, इस लूप की बात करो, क्या लिखोगे? -60 प्लस Q प्लस Q डैश बाई 3 माइक्रो कूलम इक्वल टू 0, कितना हो गया? 80 माइक्रो प्लस 144 माइक्रो प्लस Q डैश इक्वल टू 0 है ना, ये माइनस है, तो कितना हो गया? -36 माइक्रो प्लस Q डैश, यानी Q डैश ये इक्वल टू 0 है, सॉरी Q डैश इक्वल टू कितना आ गया? 36 माइक्रो कूलम। यहाँ से इसका मतलब 36 फ्लो कर गया। अब इसमें 36 और उसमें माइनस का मतलब क्या हुआ? या तो इस दोनों को ऐड ही कर लो भाई, Q माइनस Q डैश कह रहा ना, तो यानी सेक्शन 3 से कितना चार्ज फ्लो किया? Q माइनस Q डैश, Q कितना है? माइनस, सॉरी हाँ यही क्या ना मैं, तो -24 माइनस 36 कितना आ गया? -60 माइक्रो कूलम। इसका मतलब हुआ यहाँ भी नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब वहाँ बता ही रहा था मैं, देखो ना इधर देखो 60 आ रहा था, और मैंने माना किधर? लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तभी तो नेगेटिव आ रहा मेरा, और इसको आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना इतना चार्ज फ्लो कर गया। तो कुछ समझ में नहीं आए, यही करना है। पहला कैपेसिटर है हमारा, दूसरा कैपेसिटर है। पहले इनिशियल कंडीशन लिखेंगे, बाद में कोई भी एक बैटरी चूज करो, उसने कितना चार्ज दिया उसको फ्लो कराओ,
उसके बाद केवीएल से सर्किट सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर दिख जाएंगे आपको। तो हाँ बोलो। सर इनिशियली दोनों कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज होगा, किससे पता चला? ये तो देखो सीरीज में ना दोनों, देखो ना आप, ये तो ओपन है ना, ये तो ओपन है, देखो ना आप, सीरीज में है तो दोनों हाँ सर समझा। है ना, दोनों क्या है सीरीज में, इसलिए, क्योंकि इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था ना, याद देखो ओपन है ना, दोनों किस में है, सीरीज में ही है। ठीक है सर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, और भी करवाऊंगा अभी मैं क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और भी डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स है वो तो करेंगे खैर, लेकिन मैं भी कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही।